गुरुजी, मेरा तबादला हो गया है। अजीमपुर में मुझे अचानक ही जाना पड़ रहा है। लेकिन मर्यादा में रहना और भक्ति करते रहना। गुरुजी सत साहिब। जब अनिकेत और रिया अजीमपुर स्टेशन पर उतरे तो रात का अंधेरा घिराया था। अजी, ये किस अनजाने गांव में ले आए हो? यहाँ तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा, कोई दुकान तक नहीं है। अब तबादला यहीं हुआ है तो क्या किया जा क्वार्टर सकता तक है? कैसे जाएंगे? सुना था स्टेशन के बाहर रिक्शा मिल जाता है। सरकारी सामान क्वार्टर भी तो बोलने पर थोड़ा ही पहुंचा है देगा। और सुना है क्वार्टर सजा सजाया ही मिलता है। जो भी आता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जल्दी चलो, आसमान का हाल देखा है, लगता है जल्दी ही बारिश। चलो, अब देर करना ठीक नहीं अनिकेत होगा। और रिया झटपट स्टेशन के बाहर आ गए। देखा कि सिर्फ एक रिक्शा खड़ा है। रिक्शा चालक खुद ही अनिकेत और रिया की ओर बढ़ा। साहब कहाँ जाएंगे? सरकारी क्वार्टर जाना है, ले चलोगे? सरकारी क्वार्टर? लेकिन साहब। लेकिन क्या? रिक्शा चालक कुछ देर सोचता रहा, फिर उदास मन से बोला। अनिकेत है और रिया साहब, ने बैठिए। समय बर्बाद न करते हुए रिक्शे में बैठ गए। खाली सड़क पर रिक्शा चालक आगे बढ़ने लगा। साहब, आप लोग यहाँ नए लग रहे हैं। हम आज ही यहाँ आए हैं। कोलकाता से मेरा तबादला। के लोग हैं, यहाँ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा। भैया, यहाँ से क्वार्टर कितनी दूर है? आधा घंटा तो लग ही जाएगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता तो है, लेकिन लेकिन क्या? तो उसी रास्ते से चलो ना। दिन भर की गाँव में थकान से अब आने और जाने चला के लिए नहीं जा वो रहा। बुढ़िया के पास से शॉर्टकट रास्ता तो है, पर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो कोई उस रास्ते पर पैर। तो नहीं जा रहे हो? हम कह रहे हैं इसीलिए ले जा रहे हो। उसी रास्ते से हमें क्वार्टर पहुंचा दो। चलो। अच्छा, मेरा किराया यही दे दो। मैं आप लोगों को घर के आगे छोड़कर मैं तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन क्यों? दीदी जी, आप शहर की हैं, इसलिए शायद विश्वास ना करें, फिर भी बता रहा हूँ। सरकारी क्वार्टर के आगे जो बुढ़िया रहती है उससे बात मत करना। और आप लोगों के पास खाने का कोई झूठा सामान तो नहीं है? अगर हो तो आप लोग यही निकाल कर नहीं, फेंक दो। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। रिक्शा चालक डर और आशंका के साथ सरकारी क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ गया। वो जो कब्रिस्तान के पास बरगद का पेड़ देख रहे हैं, वहीं वो रहती है। वो इस रास्ते पर। उसका नाम ना लें और उस तरफ ज्यादा ना देखें। अगर उसकी नजर एक बार पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उस बुढ़िया की नजर। मत बोलिए यह सब। ठीक उसी समय बुढ़िया के घर के अंदर से झोंका आया, बहुत ही कम समय के लिए, और एक हंसी की आवाज सुनाई दी। बरगद के पेड़ की सबसे ऊपरी डाली हिलती हुई सी लगी। कहा था ना, नाम मत क्या लीजिए। जरूरत है अनिकेत? जब वो कह रहा है तो रहने दो। वो तो बारिश आने वाली है इसलिए हवा चल रही है। सब बकवास बात है। रिक्शा चालक ने और तेजी से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अनिकेत और रिया क्वार्टर के गेट पर पहुंच गए। रिक्शा चालक ने बिना कोई और बात किए पैसे लिए और झटपट चला गया। अनिकेत और रिया क्वार्टर के अंदर गए। आप लोग आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। भाई साहब, आप? मैं रघुनंदन, इस क्वार्टर में खाना बनाने का काम करता हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। क्वार्टर में कौन कौन रहता है? इसके बाद रघुनंदन इन सब बातों की जानकारी लेते हुए अनिकेत और रिया अपने कमरे में पहुंचे। तो इस क्वार्टर में अभी और कोई नहीं है, अब सिर्फ हम ही रहेंगे। हाँ, कह सकते हैं। रघुनंदन भैया, तो तुम यहाँ रात में नहीं रहते? नहीं साहब, जब भी इस क्वार्टर में कोई आता है तो मैं उनके लिए खाना बनाकर रात 9 बजे तक घर चला जाता हूँ। रघुनंदन भैया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। दोपहर में ही खाया था। खासकर लौकी की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छा रघुनंदन भैया, यहाँ से बाजार कितनी दूर है? तो मैं भी बाजार से सामान ला सकती हूँ। साहब के ऑफिस से थोड़ी ही दूर है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ही बाजार से ले आऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन जानते हो रघुनंदन भैया, मुझे भी बाजार करना, खासकर अपने हाथ से सब्जी खरीदना बहुत पसंद है। हाँ, छुट्टी के दिन या ऑफिस से लौटते समय खरीद ही सकते हैं। लेकिन क्या? आप लोग यहाँ नए हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी उस बुढ़िया के ढाबा से कुछ मत खाइएगा और उस बुढ़िया से बात मत कीजिएगा। अनिकेत और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर कोई जवाब नहीं देते। रिक्शा वाले से भी उन्होंने यही बात सुनी थी, लेकिन वे समझ गए कि इस गांव के लोग अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करते हैं। अनिकेत और रिया धीरे धीरे उस जगह और अजीमपुर में ढलने लगे। अनिकेत सामान्य रूप से अपने काम पर जाने लगा
और एक तरह से उस बुढ़िया वाली बात को भूल ही गया। कुछ दिनों बाद अनिकेत ऑन ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसका फोन बजा। हाँ रिया बोलो, बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। सुनो, एक दिक्कत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे बाबा नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। दूसरी समस्या है। कुछ देर पहले रघुनंदन भैया के घर से फोन आया था। उनकी बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, इसलिए वे अस्पताल चले गए हैं। खाना बनाने का भी समय नहीं मिला। ऐसे में मैंने ही कहा कि जल्दी चले जाओ। इसमें समस्या क्या है? यह तो अच्छी खबर है कि रघुनंदन भैया के पोता या पोती होगी। खुशी की खबर तो है, लेकिन समस्या यह है कि रघुनंदन भैया आज खाना बनाकर नहीं जा सके। घर में ज्यादा कुछ था भी नहीं, और रघुनंदन भैया ने मुझे पहले से कुछ बताया भी नहीं था। सोचा था आज शाम को आकर बाजार से सामान लाकर खाना बनाएंगे। मैं भी जो खाना बनाऊं उसका भी कोई उपाय नहीं है। मैं तो बाजार का रास्ता भी नहीं जानती। तुम कोई चिंता मत करो, मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूर बाजार है। मैं बाजार से कुछ लेकर आऊंगा। अच्छा, यही ठीक रहेगा। जल्दी आना, देर मत करना। आसमान का हाल भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद अनिकेत ऑफिस से निकलकर बाजार पहुंचा। सारी खरीदारी करने के बाद वो घर वापस लौटने लगा। बाजार से वापस लौटते वक्त उसे बुढ़िया की दुकान देखी, जहां पर लोगों की भीड़ लगी थी और लोग कढ़ी चावल खा रहे थे। कितनी भीड़ लगी है, स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती होगी, इसलिए शायद इतनी भीड़ है। अनिकेत ने और कुछ न सोचते हुए रास्ते से चलना शुरू कर दिया। यह रास्ता हमेशा इतना सुनसान क्यों रहता है, समझ नहीं आता। कितनी बार दिन में भी गया हूं, उन पेड़ों से एक पक्षी की आवाज तक नहीं आती। अजीब बात है, और इस बुढ़िया से लोग बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे यह बात आज तक समझ में नहीं आई। कोई बताता भी नहीं है। हाथ में होटल से पूरी सब्जी लटकाकर ले जा रहा एक आवाज आई। वो कौन था? अनिकेत आवाज सुनकर वहीं रुक गया। पीछे मुड़कर एक बार देखा, कोई कहीं नहीं था। आवाज कैसी थी? अब अनिकेत का ना चाहते हुए भी बुढ़िया के घर के पास खड़े होकर शरीर सिहर उठा। अनिकेत एक पल भी ना रुकते हुए तेजी से चलने लगा। उसे बार बार लग रहा था कि कोई ठीक उसके पीछे है। एक ठंडी सांस और दबी हुई गर्जना की आवाज और फुसफुसाहट का एहसास हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि पीछे मुड़ते ही कुछ भयानक दिखेगा। हिम्मत जुटाकर लगभग दौड़ते हुए सतनाम का जाप करते हुए बाकी का रास्ता पार करके वो क्वार्टर पहुंचा। दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा अनिकेत। आ रही हूँ बाबा। रुको, ऐसे दरवाजा खटखटा रहे हो जैसे न जाने क्या देख लिया हो। तुम ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस बारिश शुरू हो गई थी, इसीलिए जल्दी आ गया। अनिकेत घर में घुसते ही दरवाजा बंद करने जा रहा था कि उसे स्पष्ट रूप से दिखा कि अंधेरे में कोई हिला। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। आए हो? रिया, वह जो सामने बुढ़िया का ढाबा है, वहां पर कितनी भीड़ लगती है। रात को देखो तो। हाँ, लेकिन गांव के लोग तो उससे बात तक करने के लिए मना करते हैं, और रात में इतनी भीड़ लग जाती है। शायद बहुत ही स्वादिष्ट बनाती होगी, इसलिए इतनी भीड़ लगती है। कल हम भी खाकर देखते हैं उसके यहां से कढ़ी चावल। उधर से जल्दी लौटा। उधर से लौटते वक्त बुढ़िया की दुकान पर गया। अम्मा 2 प्लेट कढ़ी चावल पैक कर दो। बुढ़िया के साथ साथ वहां पर जितने लोग कढ़ी चावल खा रहे थे, सभी लोग अनिकेत को अचंभे से देखने लगे और बुढ़िया की दुकान से कढ़ी चावल पैक करवाकर घर लौट आया। वह क्या स्वादिष्ट कढ़ी चावल है। खाना खाने के बाद रघुनंदन आ गया। खाने में क्या बनाऊं साहब? रघुनंदन, आज तो हमने खाना खा लिया। क्या बनाया था साहब आपने? नहीं, खाना नहीं बनाया था, बाहर से लेकर आया। वह जो सामने बुढ़िया की दुकान है ना, बनाती है, वहीं से लेकर आया था और हम साहब, दोनों ने ये खाना आपने खा क्या लिया। किया?
आपको पहले ही मना किया था, फिर भी आप उस बुढ़िया की दुकान पर गए। लेकिन मैं तो यह सोच सोच कर हैरान हूं कि आप अभी तक जीवित कैसे हैं। लेकिन हुआ क्या है यह कोई बताता क्यों नहीं?